हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पीजीटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि पहले भी बहुत सारे चैनल पर वीडियो अपलोड हैं, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन है 2023 वाला, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो भी इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे, और ये 500 क्वेश्चन का टारगेट रखा गया है संस्थान की तरफ से एक प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, लोगों के, कि ताकि थोड़ा थोड़ा हमारा एग्जामिनेशन तक प्रैक्टिस होता रहे। और टारगेट इसलिए 500 का रख दिया गया है कि जब कोई चीज फ्रेंड्स एक टारगेट रख दी जाती है तो उसे हम जो है करने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे आपने अपना एक टारगेट रख लिया कि मुझे अपना नोट्स कंप्लीट करना है, या ये पुस्तक कंप्लीट करनी है इतने मंथ के अंदर, या इतने वीक के अंदर, या इतने जो पहले के हमारे जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको हम एक हफ्ते में पूरा रिवाइज कर लेंगे। तो जब कोई चीज आप टारगेटेड कर लेते हैं तो उस पे आपका पूरा फोकस हो जाता है, सारा काम छोड़ करके, ठीक है। तो ये मैंने भी आप लोगों के लिए एक टारगेट रखा हुआ है कि पीजीटी एग्जामिनेशन से पहले जो है 500 क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। वैसे तो बहुत सारे प्रश्न संस्थान पे अपलोड किए गए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो भी चीजें अभी बची हुई हैं, या जो चीजें मुझे महत्वपूर्ण लगेंगी, क्योंकि देखिए होता क्या है एग्जामिनेशन में कि जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, जैसे 125 प्रश्न वहां पे आता है पेपर में, ठीक है, तो आसानी से जो लोग पेपर दे चुके हैं, या मतलब जो नए हैं देखते होंगे, जो पीजीटी का पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चन आराम से आधे घंटे के अंदर हम कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद में जो 101 से जो ऊपर जो प्रश्न करने होते हैं उसमें थोड़ा सा समय लगता है, समझना पड़ता है, और 110-15 तक चला जाता है। लेकिन फिर उसके बाद में क्या होता है, एक एक प्रश्न की वहां पे वैल्यू बढ़ जाती है, और जो हमारा फ्रेंड्स जो सिलेक्शन होता है वही मेन जो है वो जिम्मेदार होता है आपके एक दो प्रश्न होने से और ना होने से, ठीक है। तो उसी के लिए सारी चीजें हैं, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी छोटे 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 जो प्रश्न होते हैं वह भी जो है डिस्प्यूट में गलत हो जाते हैं, जब हमें उनमें कंफ्यूजन रहती है। जैसे मान लीजिए कोई पुस्तक है या कोई परिभाषा है, उसमें 4 लोग हैं और वो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो अभी मैं आज जब क्वेश्चन बना रही थी तो उसमें देखा कि संरचनाकरण, और संरचनाकरण एक चीज हो गया, फिर संरचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हो गया, या संरचनावाद। तो अब देखिए 3 चीजें हैं इसमें। अब तीनों चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए कि संरचनावाद का प्रयोग किसने किया, संरचनाकरण शब्द का प्रयोग किसने किया, और संरचना शब्द का सर्वप्रथम, तो तीनों चीजें हैं। तो ये ऐसे ही आप लोग अपना इसको तैयार करते रहिए। तो यही चीजें हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जब हमारी प्रैक्टिस नहीं रहती है तो यही छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं, एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है, और वही जो है मेन एग्जामिनेशन से हमें बाहर कर देता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। संस्थान में से जो है चैनल से बहुत सारे बच्चे ऐसे जुड़े हुए हैं। अभी हम सेमिनार में गए हुए थे एलयू में, तो वहां बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले, बहुत खुशी हुई उनसे मिल करके। उन्होंने फीडबैक दिया कि मैम जो है मिलने आए कि मैम मैं आपको जानती हूँ, मैं पहचानता हूँ, मैंने आपका वीडियो देखा, मुझे बहुत लाभ हुआ, और आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये सब बहुत अच्छा लगा सुन करके। देखिए इसीलिए जो है आप लोगों के लिए चीज चैनल पर अपलोड की जा रही है कि तमाम ऐसे जो दूर दराज के जो बच्चे हैं उनको भी एग्जामिनेशन से पहले थोड़ा सा कुछ चीजें अच्छी मिल सके, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये है, आप सभी लोग इसको रिवाइज करिए। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, ठीक है। चलिए अब शुरुआत करते हैं समय को ना वेस्ट करते हुए, और इसको धीरे धीरे हम जैसे ही समय मिलता रहेगा ये चैनल पर अपलोड होता रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला देखिए, यहाँ पे ऊपर मेंशन भी कर दिया है मैंने आज की डेट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये सब चीजें तो लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है कि साथियों सिर्फ सोचते रहना है या उठना है और आगे भी बढ़ना है, अब फैसला तुम्हारा है, ठीक है। यानी इस लाइन का मतलब क्या हो गया, ये सिर्फ आपको एक मोटिवेशन के लिए लिखी गई है कि अब आपको सिर्फ सोचना है, क्योंकि समय कम है, ऐसा लग रहा है कि चुनाव वगैरह है, तो हो सकता है एग्जामिनेशन हो जाए, ठीक है। तो प्रैक्टिस तो आप सभी लोग कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तेजी से इसको करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो सोचते नहीं रहना है, अब इसको लगना है, ठीक है। लग करके इसको तैयारी, जो भी आपने अपना टारगेट रखा हुआ है, सेल्फ स्टडी या जो है कहीं पे पढ़ लिख रहे हैं तो अपना नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। नोट्स को रिवाइज कर लीजिए, जो टेस्ट आपके पास में है प्रीवियस ईयर जो पीजीटी के हैं उनको सब अपना निरंतरता में रखिए, ठीक है। तो अब ये आपको करना
प्रारंभ कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये तो आज पहला लेक्चर था इससे संबंधित, तो कुछ बातें हो गई, क्योंकि देखिए बिना जो है मोटिवेशन के कोई चीज, हाँ, हमारे पास में बहुत सारी पुस्तकें रखी रहती हैं, हमें पता है कि ये चीज करना है, लेकिन फिर भी हम नहीं करते हैं। लेकिन जब हमें कोई गाइड करता है या कोई बताता है तो उस चीज को हम फॉलो करते हुए कंटिन्यूटी में आ जाते हैं। ठीक है, संस्थान में टेस्ट भी चल रहा है पीजीटी से लगभग 1.5 साल से बच्चे लगातार कंटिन्यू बने हुए हैं, तो ये सिर्फ एक निरंतरता का है। और बाकी लोग क्या सोचते हैं कि एग्जामिनेशन आ जाएगा तो हम 2 महीना पहले अपना कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी अभी समय है, आप लोग लग जाइए। ठीक है, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, सामाजिक संरचना शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो जो सामाजिक संरचना है उस शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है पीजीटी में। किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। ठीक है, तो वही संरचना, संरचनाकरण और संरचनावाद। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आप लोग अपना क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न जो है एग्जामिनेशन में गलत हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए जो है पीजी करके वो पहली बार एग्जामिनेशन देंगे। ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला इसमें है कि ग्रामीण समुदाय में ऐसी संस्थाएं और व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जो एक छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं तथा सामान्य और प्राथमिक हितों द्वारा आपस में बंधे होते हैं। तो जो हमारा ग्रामीण समुदाय है उसमें ऐसी जो संस्था होती है उसमें क्या होते हैं? व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, वो एक छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित रूप से रहते हैं तथा सामान्य और प्राथमिक हितों द्वारा आपस में बंधे रहते हैं। तो ये किसने कहा है? तो ये फ्रेंड्स किसने कहा है? ये कहा है मेरिल एंड एल्ड्रिज महोदय ने। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, परिभाषा है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि गांव में व्यक्ति कैसा जीवन यापन करता है। तो जो हमारा गांव है, ठीक है, उसमें जो व्यक्ति होता है वो कैसा जीवन यापन करता है अपना, कैसा जीवन यापन करता है? सामूहिक। ठीक है, एकल नहीं करता है, एकल तो ये नगरीय समाज में हो जाएगा। ठीक है, गांव में व्यक्ति सामूहिक जीवन यापन करता है। जैसे क्या होता है सामूहिक रूप से? देखिए अगर मान लीजिए कि किसी का घर नहीं है, पहले झोपड़ी ओपड़ी रहती थी ना, तो वहां पे लोग जब उसको उठाने लगते थे तो सभी लोग उसको उठाने के लिए आते थे। ठीक है, रखवाने के लिए तमाम चीजें हैं गांव में अभी भी। जैसे कोई चीज रहता है तो दुख सुख रहता है तुरंत सब लोग आ जाते हैं, या किसी के घर जैसे कोई आया है, मान लीजिए पहले जमाने में था कि पापा या मतलब जो ऐसे पुराने लोग रहते थे विचार के, वो पानी नहीं पीते थे बेटी के यहाँ। ठीक है, तो दूसरे के यहाँ से पानी आ जाता था। तो ये सब जो सामूहिक चीजें होती हैं ये गांव में है। ठीक है, शहरों में तो लोग किसी से मतलब ही नहीं रखते हैं। ठीक है, तो वहां पे होटल की व्यवस्था हो गई है कि आप ना खाइए पीजिए, जाइए अपना होटल में पैसा दीजिए, चाय पानी जो भी खाना पीना हो आप खाते पीते रहिए। ठीक है, लेकिन गांव में ये सब नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें गांव में व्यक्ति कैसा जीवन यापन करता है? सामूहिक। ठीक है, तो इसमें आप लोग आई होप समझ गए होंगे इसको, तो बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है इसमें कि 2011 की जो जनगणना के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत जनता गांव में निवास करती है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो प्रतिशत जनसंख्या है वो कितना जो है जनता गांव में निवास करती है ये बताना है। ठीक है, तो ये आपका 68.84%। ठीक है, तो ये वाला सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि नगर क्या है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो नहीं जानता कि नगर क्या है, किंतु किसी ने भी इसकी संतोषजनक परिभाषा नहीं दी है। उपरोक्त ये परिभाषा किससे संबंधित है? यानी ये कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि नगर क्या है, लेकिन किसी ने इसकी संतोषजनक परिभाषा नहीं दी है। तो ये 1-2 बार पूछा भी गया है। किसकी है फ्रेंड्स? ये है बर्गल महोदय की। किसकी है? बर्गल की परिभाषा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें कि एक निश्चित भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है। तो कोई एक निश्चित भूभाग है, उसमें रहने वाले व्यक्तियों के समूह को हम क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। जैसे हमारा गांव है, गांव क्या है? एक समुदाय है। ये उदाहरण पूछा जाता है पीजीटी में। ठीक है, पीजीटी नेट हायर मतलब जिसमें भी है, समुदाय है ना आपके सिलेबस में। तो एक निश्चित भूभाग, तो जैसे हमारा ग्रामीण समाज हो गया, तो उसका एक पर्टिकुलर एक एरिया होता है। ठीक है, गाँव का। और उसके बाद में जो आपका जो जनजाति हो गया, ठीक है, जनजातियां जो यहाँ पे निवास करती हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये जो है समुदाय का उदाहरण है। ठीक है, तो एक निश्चित भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है? समुदाय कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए एक पुस्तक दी गई है, द कल्चर एंड सिविलाइजेशन, द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एशियंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन। ठीक है, तो ये पुस्तक किसने लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। ठीक है, पुस्तकें ना कुछ सही तो 125 क्वेश्चन में
20-25 पुस्तकें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एशियंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन किसने लिखी है? तो ये फ्रेंड्स लिखी है डीडी कोसाम्बी महोदय ने। किसने लिखी है? डीडी कोसाम्बी महोदय ने। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि भारत में सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु अंग्रेजी द्वारा कब लाई गई, ठीक है। तो भारत में जो सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु है वो अंग्रेजी द्वारा कब लाई गई थी? तो ये लाई गई थी फ्रेंड्स 1916 में, ठीक है, 1916 में। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें कि एक परिभाषा दी गई कि जीवन जीना एक सुंदर कला है जो सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु से आती है, ठीक है। तो जीवन जीना क्या है? एक सुंदर कला है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है कि देखिए जो जीवन को जीना है वो भी एक कला होती है। बहुत लोग अपने जीवन को ऐसे ही गुजार देते हैं, ठीक है। एक हमने देखा था कि जिसका वर्तमान नहीं अच्छा है वो भविष्य को कैसे सोच सकता है कि वो सुंदर होगा। यानी जो आप जी रहे हैं वो अच्छा जी ही नहीं रहे हैं, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि हमारा जो भविष्य होगा वो बहुत सुंदर होगा, तो कैसे हम मान सकते हैं? अरे पहले वर्तमान को तो अच्छे से जिए, जो भी पल है उनको एंजॉय तो करिए, पढ़िए लिखिए, सब कुछ करिए, लेकिन जीवन को भी अच्छे से आप निभाइए उसको, ठीक है। क्योंकि जीवन जो मिला हुआ है ये भी एक समझ लीजिए आपको उपहार है ईश्वर का, ठीक है। अब चाहे इसको आप मतलब जो है दुख से इसको बिता डालिए, चाहे इसको सुख से बिता डालिए, ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो जीवन जीना एक सुंदर कला है। बहुत लोग होते हैं परिवार में बहुत अच्छे से रहते हैं, ठीक है, यानी सभी के साथ में वो घुल मिल के रह लेते हैं। और बहुत लोग होते हैं ना उनको लोगों से बड़ी दिक्कत होती है, हम देखते हैं, मतलब किसी के साथ कंप्रोमाइज करना ही नहीं चाहते हैं। ये है उसमें बताएंगे कि ये निगेटिविटी है, वो निगेटिविटी है। अरे सब निगेटिविटी थोड़ी ना है, निगेटिविटी तो सबके अंदर भी होती है, लेकिन पॉजिटिविटी क्या है उस बंदे के अंदर ये भी तो आप देखिए, ठीक है। तो सारी चीजें किसी के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही ही है, ठीक है। तो वो हमारे भी अंदर सब कुछ सही नहीं हो सकता और आपके भी अंदर में, ठीक है। तो कोई भी पर्सन हो तो कुछ चीजों को इग्नोर करना चाहिए। तो जीवन जीना एक सुंदर कला है। अगर ये कला आ गई कि जो भी जैसा है उसको आप उसी रूप में पॉजिटिव रूप से अपनाइए, उसकी जैसे उसकी सकारात्मकता को आप अपना रहे हैं उसकी निगेटिविटी को भी आप अपनाइए, तब तो आप अच्छा जीवन चला पाएंगे परिवार में। नहीं तो फिर सिर्फ आप अगर नकारात्मकता को देख रहे हैं तो फिर घर में जो है कला का माहौल होता है इससे, ठीक है। तो जीवन जीना एक सुंदर कला है जो सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु से आता है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये कहा है यस पी मुफात महोदय ने। किसने कहा है? यम पी मुफात महोदय ने ये परिभाषा दी हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। समाजशास्त्र देखिए हमें सामाजिक जीवन, समाजशास्त्र देखिए फ्रेंड्स ऐसा सब्जेक्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें देखिए विवाह परिवार मतलब जो है तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें अपने सामाजिक जीवन में भी सीखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये जो परिभाषा है बहुत अच्छी है, ठीक है, कि जीवन जीना क्या है? एक सुंदर कला है व्यक्ति की, ठीक है। तो ये किसने कहा है? यम पी मुफात महोदय। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, न्यू है, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है इसमें संरचनात्मक प्रकारवादी का प्रमुख विचारक कौन है, ठीक है। तो जो संरचनात्मक प्रकारवादी हैं उनके प्रमुख, अब यहाँ पे एक लोग तो है नहीं, दुर्खीम भी है, टालकट पार्सन्स भी हैं, तो ये दोनों लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो ए बी दोनों बहुत करेक्ट हो जाएंगे इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सी ऐसी पुस्तक श्रीनिवास से संबंधित नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ इस चीज को कि आप लोग नहीं पे थोड़ा सा फोकस किया करिए, है और नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन में थोड़ा सा हम लोग प्रेशर में रहते हैं और कभी कभी ऐसे ही आसानी से भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। एक क्वेश्चन था ऐसे मुझसे गलत हुआ था नेट में जब पहले, तो उसमें दिया था फ्रेंड्स की जो है श्रीपुरम का अध्ययन किसने किया, बताइए। आंध्रवृत्ति ने किया हुआ है, लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ कि मैंने दूसरा ऑप्शन टिक करके, मतलब तब था वो ऑनलाइन वाला नहीं था। बाद में जब पेपर देखा घर पे आए तो मतलब इतना ज्यादा मतलब लगा कि शॉक हो गया दिमाग एकदम से कि कैसे मतलब इतना आसान प्रश्न भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो होता है कभी कभी। हायर एजुकेशन में जब फर्स्ट टाइम मैंने इस 50 में एग्जामिनेशन दिया था, मैं खुद अपनी बात बता रही हूँ आप लोगों को, कि मेरा एक क्वेश्चन आया था कि ग्लोबलाइजेशन से संबंधित था, ठीक है, और पता था मुझे कि एंथोनी गिडिंग्स का है, ऐसा ही था, ठीक है। और मैं पेपर में की भी थी, लेकिन जब मैंने उस सर्कल भरा तो मैं घर पे आई तो मैं बहुत खुश थी कि चलिए मतलब कोई चीज गोला वोला भरने में मुझसे कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन यकीन मानिए कि जब आंसर की आई और जब चेक करने लगे, ठीक है, तो देखा कि वो जो ग्लोबलाइजेशन वाला जो क्वेश्चन था वो पेपर में सही था, लेकिन वहां टिक में मैंने सर्कल गलत भरा था। अब एक दो क्वेश्चन से ही तो आप बाहर हो जाते हैं ना, लेकिन तब वहां पे आप कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय अपने अंदर मतलब एक जो होता है ना कि अपने आप को लगता है कि कैसे मतलब हो गया ये चीज, तो अपने आप को थोड़ा सा कुछ देर के लिए बहुत गिल्ट फील होता है कि ये सिर्फ एक प्रैक्टिस की कमी है, ठीक है।
तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। किसी से भी ये ह्यूमन एरर हो सकता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो इसी को दूर करने के लिए आप लोग निरंतरता को बनाइए और जो भी पेपर वगैरह है उनको सॉल्व करते रहिए। कभी कभी छोटे प्रश्न भी गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए सब मैंने अपनी देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न वगैरह सबके पास में है, लेकिन ये सब जो थोड़ा सा एक होता है ना, बातचीत के माध्यम से जब हम लोग थोड़ा सा लर्न करते हैं तो वो चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, ठीक है। क्योंकि इतने सारे प्रश्न हैं, कौन क्या है, हम लोग पढ़ते रहते हैं तो चीजें लर्न नहीं हो पाती हैं आसानी से। लेकिन जब हमें कोई बताता है, पढ़ाता है कि हाँ ये चीजें हैं, तो वो दिमाग में बैठ जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी पुस्तक श्रीनिवास से संबंधित नहीं है। तो देखिए, इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग्स, ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग्स, तो ये इन्होंने पुस्तक लिखी हुई थी, ठीक है। और इंडियाज विलेज, ठीक है, तो इंडियाज विलेज ये भी इन्होंने लिखा था। और सोशियोलॉजी इन दिल्ली ये भी इन्होंने लिखा था। इंडियन सोसाइटी, ठीक है, ये नहीं लिखी थी। इंडियन सोसाइटी जो पुस्तक थी ये इन्होंने नहीं लिखी थी। अब आप लोगों को यहाँ पे देखिए, इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग्स, तो ये तो है इनकी पुस्तक। इसको मैं थोड़ा सा रेड कर दे रही हूँ, ठीक है। इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग्स ये है। सोसाइटी इन दिल्ली ये भी है, ठीक है। और इंडियाज विलेज, ठीक है, ये भी है। और एक इंडियन विलेज आता है ना, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो इंडियन विलेज वो किसकी पुस्तक हो जाती है? वो एस सी दुबे की हो जाती है। किसकी हो जाती है इंडियन विलेज? वो हो जाती है आपकी एस सी दुबे जी की पुस्तक। और इंडियन सोसाइटी ये इन्होंने नहीं लिखी हुई है, ठीक है। इंडियन सोसाइटी किसकी पुस्तक है? ये भी पुस्तक है एस सी दुबे जी की। किसकी है? एस सी दुबे जी की पुस्तक है, ठीक है, इंडियन सोसाइटी। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी पुस्तक एस सी दुबे से संबंधित है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी पुस्तक है जो एस सी दुबे से संबंधित है, तो ये बताना है। अब देखिए, इंडिया चेंजिंग विलेजेस, माई बरोड़ा डे, ठीक है, इंडियन सोशल स्ट्रक्चर और द रिमेम्बर्ड विलेज, ठीक है। तो इसमें जो एस सी दुबे जी की पुस्तक है, नहीं पूछा गया, यहाँ ऊपर नहीं पूछा गया था एम एन श्रीनिवास की, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया कि एस सी दुबे से संबंधित है, तो कौन सी पुस्तक है? इंडिया चेंजिंग विलेजेस, ठीक है। तो यही वाली पुस्तक है। किसकी है ये आपकी एस सी दुबे जी की पुस्तक है। और बाकी जो माई बरोड़ा डेज है, ये इंडियन सोशल स्ट्रक्चर है, द रिमेम्बर्ड विलेज है, यादों में बसा गांव, ठीक है, रामपुरा का अध्ययन किया था एम एन श्रीनिवास। तो ये सब जो है किसकी पुस्तकें हैं? एम एन श्रीनिवास जी की पुस्तकें हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा ये गीत गजल किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक नया प्रश्न है, लगा दिया गया है। मान लीजिए नए प्रश्न भी अब बन के आने लगे हैं, क्योंकि थोड़ा सा 10-15 प्रश्न कुछ अलग टाइप के पेपर में भी लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये किसने लिखा है? ये लिखा है इकबाल जी ने। किसने? इकबाल जी ने, ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, तो बड़ा गर्व होता है ये लाइन सुन करके, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि दिए गए विकल्पों में भारत की संस्कृति की कौन सी विशेषता है। तो दिए गए विकल्पों में भारत की जो संस्कृति है, उसमें भारत की संस्कृति की कौन सी विशेषता है ये बताना है। तो धर्म की प्रधानता है, यहाँ पे है। कर्म की श्रेष्ठता भी है। अवतारवाद पर विश्वास भी है, ठीक है। उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसमें जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो उपरोक्त लगभग सभी हो जाते हैं, ठीक है। भगवत गीता में किसने उपदेश दिए हैं, ठीक है। तो जो भगवत गीता है ये भी आपके पीजीटी में है सिलेबस में, ठीक है। गीता से संबंधित कर्म का सिद्धांत तो किसने दिया था? ये श्री कृष्ण जी ने दिया था, सभी को पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसने डेरेनडार्फ के संघर्ष सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि डेरेनडार्फ कारणात्मक विश्लेषण की विधि में कमजोर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न कि डेरेनडार्फ का जो संघर्ष का सिद्धांत था उसकी आलोचना करते हुए ये किसने कहा कि जो डेरेनडार्फ का कारणात्मक विश्लेषण की विधि में क्या है? डेरेनडार्फ कमजोर है, ठीक है। तो ये टिप्पणी किसने की थी फ्रेंड्स? ये की थी पीटर वेनगार्ड महोदय ने। किसने की थी? पीटर वेनगार्ड महोदय ने की थी, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि दिए गए विकल्पों में कौन भारत भूमि पर आक्रमणकारी था, ठीक है। तो कौन था ये दिए गए विकल्पों में? तो इसमें देखिए शक भी थे, तुर्क भी थे और हुड़ भी थे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन। तो मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, तो मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, तो ये जो पुस्तक है देखिए रुडोल्फ तथा रुडोल्फ मिल्टन सिंगर, योगेंद्र सिंह, दीपांकर गुप्ता। तो मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन
तो ये किसकी पुस्तक है फ्रेंड्स? मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन। ये है रुडोल्फ तथा रुडोल्फ की। अब आपको लगेगा कि योगेंद्र सिंह की पुस्तक हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है ना। वहां पे मॉडर्निटी ऑफ इंडियन ट्रेडिशन है, ठीक है, तो मॉडर्निटी ऑफ इंडियन ट्रेडिशन उनका हो जाएगा, तब वो होगा आपका योगेंद्र सिंह का। लेकिन मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन ये रुडोल्फ तथा रुडोल्फ जी की पुस्तक है। ये इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए इसको यहाँ पे लगाया गया, क्योंकि योगेंद्र सिंह की पुस्तक पिछली बार पूछी गई थी, ठीक है। तो अब की बार हो सकता है आधुनिकता से संबंधित ये प्रश्न बन जाए, ठीक है। तो अपना इसको सॉल्व करते रहिए। चलिए क्वेश्चन 19 देखेंगे कि स्थानीय आदिम समूहों के ऐसे संकलन को जाति कहते हैं जिनकी एक भाषा एवं संस्कृत होती है और जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करते हैं। यह परिभाषा किसकी है? तो स्थानीय आदिम समूहों में कि ऐसे संकलन को जाति कहते हैं, जो स्थानीय आदिम समूहों के ऐसे संकलन को जाति कहते हैं जिनकी एक भाषा एवं संस्कृत होती है और जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करते हैं ना। यह परिभाषा किसकी है? ठीक है, तो ये परिभाषा किसने दी है फ्रेंड्स? ये दी है गिलिन गिलिन महोदय ने। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, गिलिन। चलिए अगला प्रश्न है कि बिलासी वर्ग की अवधारणा किसने दी? ठीक है, द लेजर क्लास। तो किसने दिया है? वेवलन ने दिया, सभी को पता है, ठीक है। तो बिलासी वर्ग की अवधारणा किसने दी थी? ये दी थी वेवलन महोदय ने। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें कि वर्ष 2011 में जनगणना SECC 20 में क्या सम्मिलित था? ठीक है, तो क्या सम्मिलित था इसमें वर्ष 2011 में? तो इसमें जो है आपका सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना, तो इसमें लगभग सभी चीजें यानी उपरोक्त सभी सम्मिलित थे, ठीक है। तो सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना ये सभी चीजें इसमें सही थी। अब अगला इसमें कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी जनजातियां थी? ठीक है, तो कितनी जनजातियां हैं? ये है 1404, ठीक है, 1404 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ये जनजातियां थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि मध्यवर्ती क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है? तो जो मध्यवर्ती क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है? तो संथाल पाई जाती है, बैगा पाई जाती है, कोटा पाई जाती है, लेकिन उराली ये नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें कि सामाजिक परिस्थिति मापन पैमाना किसके द्वारा दिया गया? ठीक है, तो सामाजिक परिस्थिति मापन पैमाना ये किसके द्वारा दिया गया है ये बताना है। तो बोगार्डस, मोरेनो, लिकर्ट, स्टुअर्ट चैपिन, ठीक है। तो बोगार्डस ने फ्रेंड्स कौन सा पैमाना दिया था? कौन सा पैमाना दिया था बोगार्डस महोदय ने? अब इन्होंने दिया था सामाजिक दूरी का ना, सामाजिक दूरी का पैमाना। तो ये भी पूछ लिया जाता है, पीजीटी में 1-2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो सामाजिक दूरी का पैमाना बोगार्डस ने दिया था। लिकर्ट ने लिकर्ट पैमाना दिया था, ठीक है, तो सेम वही, लिकर्ट का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ऐसे ही याद रहेगा लिकर्ट का, लिकर्ट पैमाना। मोरेनो ने दिया था समाज मिति का, किसका दिया था? समाज मिति का पैमाना दिया था, किसने? JL मोरेनो, हु वेल सर्वाइव नामक इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। और तब अब बचा कौन? सामाजिक परिस्थिति मापन पैमाना ये दिया था किसने? स्टुअर्ट चैपिन महोदय ने। किसने दिया है फ्रेंड्स? स्टुअर्ट चैपिन। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। बाकी ये तीनों चीजें आपकी क्लियर ही हो गई। बोगार्डस सामाजिक दूरी, मोरेनो समाज मिति और लिकर्ट का लिकर्ट पैमाना है ही, तो स्टुअर्ट चैपिन ने क्या दिया? सामाजिक परिस्थिति का मापन पैमाना, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्विज का लास्ट प्रश्न है कि संरचनावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो संरचनावाद जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स? ये किया गया था आपका लेवी स्ट्रास के द्वारा। किसके द्वारा? लेवी स्ट्रास। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एंथोनी गिडिंग्स ने संरचनाकरण की अवधारणा दी है। सामाजिक संरचना शब्द का प्रथम प्रयोग स्पेंसर द्वारा किया गया है। तो ये सब सारी चीजें हैं। और लेकिन जो है संरचनावाद जो है, संरचनावाद शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किए थे वो आपके लेवी स्ट्रास महोदय किए थे। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो अगला क्विज है सेकंड वाला 26 से 50, अब वो भी जल्दी ही अपलोड होगा चैनल पे। तो आप लोग इसको रिवाइज करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।